बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का मौजू जो है वो अगेन सेल्स टैक्स से मुतल्लिका है। और सेल्स टैक्स के अंदर भी वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा टैक्स कंसल्टेंट्स को भी, आम टैक्स पेयर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वो है विदहोल्डिंग टैक्स का। कि जब भी आप किसी को सप्लाईज दे रहे हैं, आपने किसी को सर्विसेज देनी है। अब जैसा कि आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद जो सर्विसेज हैं वो डिसॉल्व हुई हैं और डिवॉल्व हो चुकी हैं। और हर सूबा जो है उसने अपनी अथॉरिटी बनाई है, उसने अपने अलग से रूल्स बनाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो सेल्स टैक्स विद होल्डिंग को लेके होता है। आज हमारे मेहमान जो हैं वो ऑल द वे फ्रॉम केपीके हैं। मोहम्मद उमर जेब साहब हैं, और ये माशाल्लाह जर्नलिज्म भी करते हैं, टैक्स के ऊपर आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं। द न्यूज़ के अंदर भी आप इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर हैं। और बड़े अरसे से जो है ये अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म इन्होंने पेशावर में सेटअप की हुई है। तो आज इनको इनवाइट किया गया है, और इनकी माशाल्लाह जो है वो स्पेशल एक्सपर्टी है। इसके अलावा ये हर साल जो है जब भी रेट वगैरह तब्दील होते हैं बजट के बाद, तो अपने रेट्स के ऊपर ये पेपर भी निकालते हैं। तो आज इनको मैंने इनवाइट किया, और जरा हम बात करेंगे कि सबसे पहले सेल्स टैक्स विद होल्डिंग के मसाइल क्या हैं ओवरऑल, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर वन बाय वन हर सूबे के जो विद होल्डिंग टैक्स रेट्स हैं, वहाँ पे कौन विद होल्डिंग एजेंट है, क्या शरह है, वो इंशाल्लाह जो है वन बाय वन हम अपने उमेर भाई से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मली हम वेलकम करते हैं उमेर भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? शुक्र है। और मैं इंशाल्लाह, मुझे पता है कि आप भी रोजे से हैं, और अब मैं कोशिश करूंगा कि जी आज हम जो है ना इस डिस्कशन को थोड़ा सा जी जो है जी। ना शॉर्ट और क्रिस्पी रखेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका माशाल्लाह जितना एक्सपीरियंस हुआ है पेशावर के अंदर और बाकी क्लाइंट्स को डील करते हुए, ये जो सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का मामला है उसको आप एनजीओज और बाकी जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है उसको भी माइंड में रखें, तो ये कितना सीरियस है? मेनली जिस तरह आपने कहा कि सेल टैक्स विद होल्डिंग है, सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ले लेंगे। यहाँ पे किसी को एक तो एफबीआर डिपार्टमेंट की तरफ से भी और दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं जो इस टाइम ऑन सीट काम कर रहे हैं, तो उनको कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है कि सबसे पहले तो उनको बताना ये चाहिए था कि विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है। तो ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है, उनको इतनी इस चीज़ में अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि हमने टैक्स डिडक्ट किस तरह करना है और उसको किस रेशो से हमने विदहेल्ड करना है और उसको किस रेशो से हमने डिपॉजिट करना है। तो मेनली जो यहाँ पे है वो लेक ऑफ अवेयरनेस है। जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि मेरा ज़्यादातर लिंक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ है, एनजीओ सेक्टर्स के साथ भी है। लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमने टैक्स विदहेल्ड किस रेशो से करना है। फिर उनको ये पता नहीं है कि एक्टिव टैक्स पेयर जो है उसे किस रेशो से हमने विदहेल्ड करना है, जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है वो किस रेशो से हमने विदहेल्ड करना है। तो मेन जो फोकस है हमारा ये सेल टैक्स विद होल्डिंग में यही है कि ये जो लेक ऑफ अवेयरनेस है हम इसको ज़्यादातर फाइनेंस प्रोफेशनल को एक सिंपल तरीके से अवेयर करें, ताकि उनको पता हो कि एक 4 to 5 स्टेप्स के अंदर अंदर कि हमने विदहेल्ड कैसे करना है और किस रेशो से करना है। अच्छा उमेर, जैसा कि आपको पता है हमारी इकोनॉमी के अंदर इस वक्त जो है वो अनरजिस्टर्ड लोग जो हैं, वो चाहे सेल्स टैक्स में हो, नॉन जीएसटी, वो बहुत ज्यादा हैं। वो लोग जिन्होंने जो छोटे मोटे ये जो सप्लायर्स हैं, इनके जो वेंडर्स हैं, इनके गवर्नमेंट इदारों के, एनजीओज के, तो इन ये ज्यादातर लोग जो हैं जो वो वहां पे भी अवेयरनेस का मसला है। जैसे अभी आपने कहा गवर्नमेंट इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों की भी ट्रेनिंग और अवेयरनेस का मसला है। तो अगर मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये अवेयरनेस का गैप और ये सख्ती थोड़ी सी बढ़ाई जाए, तो गवर्नमेंट जो है वो काफी सारा टैक्स जो है वो एट सोर्स जो है वो इकट्ठा कर सकती है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये जिस तरह आपने कहा ना कि हमारे डिपार्टमेंट से भी लेकर अवेयरनेस है, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर रहा है वो लेक ऑफ अवेयरनेस है। तो डिपार्टमेंट्स में है, अभी आपने देखा होगा एफबीआर डिपार्टमेंट में विद होल्डिंग टैक्स यूनिट जो है उसको सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, जिस तरह पिशावर में नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, लेकिन आप जब विद होल्डिंग यूनिट सेपरेट करते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जी विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अगर आप नोटिस भी कर रहे हैं या आप जो भी है टैक्स पेयर को आप बुला रहे हैं किसी हेयरिंग के लिए, तो आपको पहले खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या है, उसने किस रेशो से करनी थी, किस रेशो से डिपॉजिट करनी थी। तो ये चीजें हैं। तो मेन जो है दोनों साइड पे जो है लेक ऑफ अवेयरनेस है। अच्छा उमेर, आप स्पेसिफिकली अगर हम केपीके की बात करें, केपीके में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, खासकर ये सर्विस टैक्स और विद होल्डिंग को लेके?
केपीके में जो है केपीआरए जो है वो इस टाइम केपीआरए की मैं बात कर लेता हूँ तो केपीआरए में काफ़ी अभी अवेयरनेस हो रही है। ये जो सीनियर डिपार्टमेंटल्स हैं वो जूनियर्स की काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और उसमें काफ़ी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि इस सिस्टम को एक स्मूथ वे जाना चाहिए। सेकेंडली एफबीआर डिपार्टमेंट में भी कुछ इस तरह है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो एफबीआर में अभी तक 60-40% रेशो है। 40% जो स्टाफ है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होती है। और जब आप किसी हेयरिंग में या किसी केस में आप एफबीआर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो बास टाइम ऐसे स्टाफ होता है जिनको ऑलरेडी अवेयरनेस होती है और वो आपके साथ फेस टू फेस सही तरीके से टैकल कर लेते हैं। लेकिन बास स्टाफ जो है उनको अभी तक लेक ऑफ अवेयरनेस है। उनको खुद पता नहीं होता कि किस रेशो से विद होल्डिंग थी और किस हमने एक नोटिस तो चने भिजवा दिया। और नोटिस आपको पता है कि आजकल जो ट्रेंड एक चल रहा होता है, टैक्स पेयर्स की रेशो ज्यादा हो जाती है, नोटिस कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। उसमें खुद उनको पता नहीं होता कि किस उसमें हमने नोटिस किया है और किस रेशो से इसने विद होल्डिंग करनी थी। तो उनको काफी जब आप मतलब सीट टू सीट फ्रंट टू फ्रंट उसको आप हेयरिंग में समझाते हैं, जिसको अवेयरनेस नहीं होती तो उसमें काफी मुश्किल हो जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए उमेर, हम वन बाय वन अब आते हैं। अपना जो हमारा एजेंडा है आज आपका, कि आज हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर ऑल द वे हम स्टार्ट लेंगे सप्लाईज के ऊपर, और उसके बाद हम देखेंगे कि सर्विसेज की क्या पोजीशन है आईसीटी के अंदर, और देन हम आपका जो जहां से आप बैठे हैं, मेरे ख्याल है केपीके से स्टार्ट ले लें, क्या कहते हैं, पेकी के उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखें। तो एफबीआर से हम स्टार्ट लेते हैं, फिर उसके बाद श्योर। फर्स्ट पोजीशन में कीपीके, जैसे आप बेहतर समझें। तो पहले हम असल में हमारे यहाँ पे मैंने जो अभी आपको लेक ऑफ अवेयरनेस रखा कि सबसे पहले तो जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, जो न्यूली फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो सर्विसेज और सप्लाईज में डिफ्रेंशिएट करना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको जो सप्लाईज हैं ये हम मतलब ऑन बोर्ड हैं, हमें बताना चाहिए कि जो सप्लाईज हैं 18th अमेंडमेंट जो पास हुई थी उसमें क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन कर दिया गया था कि जो सप्लाईज हैं उस पे जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा या सेल टैक्स होगा वो एफबीआर चार्ज करेगी, उसका रेवेन्यू जो है वो एफबीआर कलेक्ट करेगा। फिर जब 18 अमेंडमेंट में सर्विसेज को इन्होंने सेपरेट कर दिया तो सर्विसेज की अथॉरिटी इन्होंने प्रोविंशियस को दे दी। तो जो सर्विसेज प्रोविजन होती है उस पे जो टैक्स रिडक्शन एट सोर्स है उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इन्होंने प्रोविंसेस को दे दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी हो गया, सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड था, हो गया, पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इस तरह बलूचिस्तान में बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, और इस्लामाबाद को उन्होंने आईसीटी का नेम दे दिया, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट क्लियरेंस है उसमें ये होना चाहिए कि सप्लाईज जो हैं, सप्लाईज वो एफबीआर, उसका रेवेन्यू कलेक्शन एफबीआर के पास है, और सर्विसेज जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। जबरदस्त तो हम जबरदस्त। एफबीआर से स्टार्ट होते हैं। एफबीआर से जो हम स्टार्ट होते हैं उसमें एफबीआर ने ये क्या है कि जितनी भी इनवाइसेस होती हैं, जो आपको सप्लायर आपको इनवाइस अगर करेगा, और उसमें जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है SRO 179 2023, जिसमें 18% अभी सेल टैक्स का जो नॉर्मल रेट हो गया है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% हो गया। उसमें एफबीआर ने आपको क्लियर कट 2 to 3 स्लैब्स में आपको डिफाइन किया हुआ है कि जो भी आपको सप्लाईज आती हैं और उस पे 18% चार्ज होता है सेल टैक्स, तो आपने उस 18% का 20% विदहेल्ड करना है, मींस 1/5। तो आपने उसका 1/5 विदहेल्ड करना है। तो जो भी एक्टिव टैक्स पेयर आपको इनवाइस करता है, सेल टैक्स इनवाइस होते हैं, अगर 100 रुपीज की इनवाइस है और उसमें वो 18 रुपीज सेल टैक्स इन्वॉल्व करता है तो 118 की आपकी टोटल इनवाइस हो जाती है, और उसमें जो 18 रुपीज आपका सेल टैक्स एड अप हो जाता है, उस 18 रुपीज का आपने 1/5 विदहेल्ड करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना है। सेकेंडली फिर एफबीआर ने इसको थोड़ा और बाइफरकेट किया, और एफबीआर ने ये कहा कि जितने भी हमारे एक्टिव टैक्स पेयर होलसेलर और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो इनवाइसेस करते हैं, वो आपको सप्लाईज करते हैं, ठीक है, तो यही इनवाइस जो हमने अभी एग्जांपल दी कि 118 की इनवाइस है जिसमें 18 रुपीज सेल टैक्स इन्वॉल्व है, आपने उसका 10% सेल टैक्स विद हेड करना है।
तो दो चीजें हो गई, एक तो जो नॉर्मल आपको इनवाइस आती है 118 की और उसमें 18 रुपीज सेल टैक्स है, तो आपने उसका 20% 1/5 पे सेल करना है। फिर उन्होंने दो तीन चीजें बाइफरकेट कर दी, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स, तीन चीजें। इनकी अगर आपको इनवाइस आती है तो उसका आपने सिर्फ 10% विथहेल्ड करना है। फिर बास टाइम हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, यार इनवाइस तो हमारे पास आ गई है, उसमें तो सेल टैक्स इन्वॉल्व ही नहीं है। 100 रुपीज की इनवाइस आई है, 100 रुपीज की इनवाइस आई है जिसमें जो है सेल टैक्स मेंशन ही नहीं है। अब फाइनेंस प्रोफेशनल जब वोचर बना रहा होता है, वोचर प्रिपेयर कर रहा होता है, उसमें उसको कंफ्यूजन होती है कि यार अब मैं कैसे सेल टैक्स विद हेड करूंगा। तो जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं और वो आपको इनवाइस करते हैं 100 रुपीज की, और आप तो सेल टैक्स रजिस्टर हैं, आप तो विद होल्डिंग एजेंट हैं, एफबीआर की तरफ से आप पे वो है कि जी आपने मस्ट सेल टैक्स विद हेड करना है। तो उसमें सिंपल ये है कि आपको 100 रुपीज की अगर इनवाइस आती है तो एफबीआर ने एक रेट मेंशन किया हुआ है 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू। तो उस इनवाइस का 5% जो है आपने उनसे विथहेल्ड कर लेना है। तो ये विदहोल्डिंग प्रोसीजर है। इस ये जो पॉइंट है 5% का, यहाँ पे सारे फाइनेंस प्रोफेशनल कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हर एक जो इनवाइस उनको सप्लायर से आती है वो सोइल टैक्स रजिस्टर नहीं होते। तो जब सेल टैक्स रजिस्टर नहीं होते तो वो नॉन एटीपी में आ जाते हैं, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर में आ जाते हैं। लेकिन आप पे एफबीआर की पाबंदी है कि आपने मस्ट उसे विदहेल्ड करना है। तो एफबीआर की जो वो है क्लॉज है, उसमें फिर आपने ये जो सर्विसेज रेट मेंशन किया हुआ है उसमें, सॉरी सप्लाईज रेट, तो 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू आपने इनवाइस 100 रुपीज का 5% विद करना है। सही, जबरदस्त। अच्छा, तीसरी चीज। जी प्लीज जी सर। प्लीज जी। प्लीज जी जी बोलिए। कंटिन्यू करें। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, एफबीआर ने मेंशन किया है कि जो हमारी हमें एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो हैं, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, वो जो हमें प्रोविजन करेंगे और अपनी सेल टैक्स इनवाइस में वो जितनी अमाउंट मेंशन करेंगे, जिस तरह हमने 100 रुपीज की एग्जांपल दी है, उस पे 18 रुपीज सेल टैक्स हो गया। तो जब 18 रुपीज वो अपनी इनवाइस पे सेल टैक्स चार्ज करेगा, तो हम उसी 18 का 100% मीन्स 18 का 18 हमने उसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना है और वही हमने गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना है। जबरदस्त। तो अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ जी। एक्सक्लूजन का भी जिक्र है आई थिंक। इसमें जो एफबीआई ने एक्सक्लूजन दी हुई है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नेचुरल गैसेस हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल्स हैं, और थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं, और इम्पोर्टर हैं जिन्होंने ऑलरेडी वैल्यू एडेड टैक्स पे किया होता है, और सप्लायर्स जो हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर में रजिस्टर हैं। तो ये कोई चीज़ें हैं, 7 to 8 जो हैं सप्लायर्स हैं जिनको एफबीआई ने ऑलरेडी सिंपली बाइफरकेट किया हुआ है। और ये जब आप इसको अपलोड करेंगे, उसमें हमने सिंपल सा वन पेजर हमने स्लैब्स बनाए हुए हैं, जिसमें जो हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल हैं उनको अवेयरनेस में आसानी होगी। अच्छा, एक उमेर उसमें और चीज भी है जो थोड़ा सा हम मिस्टेक मिस मिस कर रहे हैं, कि जो 5% जी। का आपने विदहोल्डिंग टैक्स रेट बताया, ये स्पेसिफिक है कंपनीज के लिए आई थिंक। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि कंपनीज ये जब भी पेमेंट करेंगे किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को जिसने जीएसटी नहीं लिया हुआ, तो उसकी इनवाइस में जाहिर है जीएसटी होगा नहीं, जैसे आपने पहले फरमाया कि 100 रुपए की बिल्कुल इनवाइस ही बिल्कुल होगी। तो उसमें बिल्कुल। पीवीटी या एसएमसी, ये जो कंपनी का जिसका भी स्टेटस है, और इवन एलएलपी, जैसा कि आपको पता है लिमिटेड जी लाइबिलिटी हाँ बिल्कुल। पार्टनरशिप जो एससीसीपी में आई, उसका भी स्टेटस एफबीआर ने उसको कंपनी के खाते में डाला हुआ है। तो अगर इन तीन कैटेगरीज की या कोई पब्लिक या बड़ी कंपनीज हैं, तो उनको अगर कोई ऐसा सप्लायर सप्लाई कर रहा है जो खुद अनरजिस्टर्ड है, जाहिर है वो सेल टैक्स नॉन जीएसटी इनवाइस दे रहा है, तो उसका जो 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनवाइस, जैसे उमेर साहब ने बताया, वो बिल्कुल। उन्होंने विथहोल्ड करना है। दूसरी क्लैरिफिकेशन हम यहाँ पे ये भी देते चले आपको कि विथहोल्डिंग का जो मसला है वो एफबीआर ने एक बहुत बड़ी छूट दी। उन्होंने कहा है कि अगर बायर और सेलर दोनों एक्टिव हैं और दोनों फाइलर हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के अंदर, तो उस सूरत में भी एक्सक्लूजन में एक एक्सक्लूजन और भी हम ऐड करेंगे, उस सूरत में भी विदहोल्डिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये दो चीजें जैसे उमेर साहब ने लिस्ट बताई कि जब भी आप गवर्नमेंट इदारों को करे होंगे तो उस वक्त क्या विदहोल्डिंग का रेट है, फिर उन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का बताया, फिर उन्होंने अनरजिस्टर्ड पार्टी का भी आपको बता दिया, और साथ में उन्होंने फिर एक्सक्लूजन भी कुछ सेक्टर्स की बताई, जैसे टेलीकम्युनिकेशन था, ऑयल एंड घी का सेक्टर था, थर्ड शेड्यूल आइटम्स थी। और उसमें एक बड़ी सबसे बड़ी जो एक्सक्लूजन है, आपने जब भी सप्लाईज के ऊपर विदहोल्डिंग कर रहे होते हैं, और या फिर इवन एक चीज और भी है यहाँ पे कि जो इस्लामाबाद टैक्स
इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, वो बिल्कुल। चूंकि अटैच है एफबीआर के साथ ही, यानी कि उनकी रिटर्न भी और एफबीआर की सप्लाईज की रिटर्न इकट्ठी जाती है। और यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताते चलूँ कि ये ड्रॉबैक भी है, यानी कि आप ये भी देखें कि आपने अगर सप्लाईज की है तो और साथ में सर्विस भी दी है तो उनकी इनपुट तो इकट्ठी आती है, तो वहां पे आपको इनपुट एडजस्टमेंट का फायदा भी मिल जाता है। बिल्कुल। इधर ये है कि आपको इनवाइसें पोर्टल के अंदर जो है वो इंपोर्ट करके तो फिर एडजस्टमेंट का सूबों के अंदर प्रोसेस लंबा है, जबकि आईसीटी को ये एक एज हासिल है चूंकि वो रिटर्न इकट्ठी फाइल एफबीआर के करते हैं। साथ लिंक हाँ है। जी, तो लिंक होने की वजह से वो उनको आसानी हो जाती है। तो इसका बिल्कुल। कंक्लूजन सर ये निकला, जैसे उमेर साहब ने कहा कि 11th शेड्यूल अगर आप देखेंगे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, उससे सारी इंफॉर्मेशन हमने ये ड्रॉ की, और ये समरी भी मैं इंशाल्लाह जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो वो डिस्कशन के दौरान आपको उससे भी काफी फायदा हो जाएगा। इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके 4-5 सूबों के जो लॉज हैं उसको स्टडी किया हुआ है, फिर स्टडी करके एक समरी मुरतब की है। वो समरी भी हम हर सूबे का जब हम बात करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो स्लाइड की सूरत में मैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो चलाता जाऊं। तो ये कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप सप्लाईज या आईसीटी के अंदर सर्विस दे रहे हैं, तो जैसा उमेर साहब ने बताया कि उन पार्टियों के लिए 1/5 भी है, कुछ के लिए 1/10 भी है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से सप्लाईज ले रही है तो सूरत में 5% है। एक्सक्लूजन उन्होंने कुछ बता दी। सबसे बड़ी एक्सक्लूजन आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर आपका जो वेंडर है, जो आपका सप्लायर है, वो एक्टिव भी है, फाइलर भी है, तो उस सूरत में आपने विद होल्डिंग नहीं करनी। तो उमेर साहब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना केपीआरए की तरफ, आप जरा स्लाइड अपनी केपीआर। सेट कर लें। तो अब हम बात करते हैं केपीआरए में। केपीआरए में हमें बताएं कि पहली बात यह है कि कोई किसने करनी है, विदहोल्डिंग एजेंट कौन होगा, रेट क्या होगा, उस पर काइंडली थोड़ी रोशनी डाल दें। विद होल्डिंग केपीआरए में विद होल्डिंग एजेंट्स वो हैं जो केपीआरए से रजिस्टर्ड हैं। उसमें आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं, उसमें आपकी जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें ब्यूटी पार्लर्स हो गए, जिसमें होटल मैनेजमेंट सर्विसेज हो गए, उसके अलावा आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई। तो जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो केपीआरए के विद होल्डिंग एजेंट हैं, और विद इन बाउंड्री ऑफ केपी में वो काम कर रहे हैं, विद इन प्रीमिसेस ऑफ केपी में, तो वो केपी के केपीआरए के साथ रजिस्टर हैं। केपीआरए ने जो विद होल्डिंग है उसको बहुत ही सिंपल कर दिया फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए, अपने लिए भी उन्होंने बहुत ही सिंपल कर दिया इसमें। केपीआरए ने एक तो सबसे पहले हम केपीआरए का स्टैंडर्ड रेट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह एफबीआर का सेल टैक्स ऑन सप्लाईज वो 18% है, इस तरह केपीआरए का सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, मैं फिर एक दफा बताना चाहूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास सप्लाईज पे टैक्स कलेक्शन का अथॉरिटी नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास सर्विसेज हैं और सप्लाईज जो हैं वो एफबीआर के पास है। तो केपीआरए में जो सर्विसेज है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, उसका स्टैंडर्ड रेट 15% है। फिर केपीआरए ने इसको फर्दर इजी कर दिया है कि जितने भी सप्लायर्स हैं जो केपीआरए की इनवाइस करते हैं, हमने वही 100 रुपीज सिंपल इनवाइस से हम एग्जांपल लेते हैं कि अब एक सर्विसेज इनवाइस है, एक होटल मैनेजमेंट है जिसने एक इनवाइस की है 100 रुपीज की, और 15 रुपीज उसने केपीआरए का जो स्टैंडर्ड रेट है 15%, वो उसने केपीआरए का टैक्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो केपीआरए ने इसको सिंपल यही किया है कि आपको जब केपीआरए सर्विसेज ऑन टैक्स पे इनवाइस आती है तो आपने उसका 100% विद करना है। उसमें कोई ये झंझट नहीं है कि 1/5 करना है या 1/10 करना है, या 20% करना है। तो इसमें सिंपली केपीआरए ने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया है। जितने भी फाइनेंस प्रोफेशन है, आपको केपीआरए की इनवाइस आती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें 15% टैक्स जो इन्वॉल्व है इनकारपोरेट हुआ हुआ है, आपने वही उस टैक्स का 100% आपने विदहेड करके, और केपीआरए का जो वेब पोर्टल है वहाँ पे आपने इसको फाइल करके डिपॉजिट करना है। इसी तरह केपीआरए ने यही फिर वही एक्टिव टैक्स पेयर के लिए भी यही किया। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर जो हैं उनके लिए भी केपीआरए ने यही किया कि आपको जब इनवाइस आती है तो आपने उसका 100% सर्विसेज टैक्स आपने उससे विदहेड करना है। इस अच्छा तरह उमर, केपीआरए ने। इसमें इसमें मेरी एक क्लैरिफिकेशन होगी कि ज़ाहिर है एक नॉन जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर जब केपीआरए में बैठे हुए किसी बंदे को इनवाइस करता है, तो जैसे आपने फरमाया कि वो तो 100 रुपए की इनवाइस करेगा, उसमें टैक्स तो बिल्कुल। इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल। उसकी जो प्रोवाइडेड इनवाइस है उसमें से 15% विद होल्ड होगा। जी, उसके जो प्रोवाइडेड इनवाइस है उसमें से 15% आपने आपने इंक्लूड टैक्स का जो फार्मूला है हमारा, हम जो फाइनेंस से पढ़ते हैं तो इंक्लूडिंग टैक्स के फार्मूले से
उसमें जो प्रोवाइडेड टैक्स है उससे आपने केपीआरए का टैक्स कैलकुलेट करके जितना टैक्स आता है उससे आपने 100% विदहेल्ड कर लेना अच्छा, इंक्लूडिंग टैक्स का फार्मूला कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 100 रुपए को डिवाइड करेंगे 115 से और फिर मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, ये फार्मूला है? है। जी 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 जी, उसको आप इसी इंक्लूडिंग टैक्स का जो फार्मूला है आपका, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115। 115। तो जो, हाँ, जो इनका रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, तो आप इंक्लूडिंग टैक्स का फार्मूला लगाएंगे और उससे जितनी भी आपके पास टैक्स उसका बनता है तो उसका 100% आपने उसे विदहेल्ड कर देना अच्छा उमेर, मेरा है। दूसरा सवाल मेरा ये जी, होगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि प्लीज प्लीज। ये जो अगर एक बंदा है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे ZRK की एक आपकी बड़ी मशहूर कंपनी है वहां पे, राइट ये राइट। लकड़ी के बोर्ड वगैरह बनाती है, तो अगर एक मैन्युफैक्चरर है लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो लेकिन वो सर्विसेज जो है वो सूबे के अंदर से ले रहा है, वेंडर्स हैं उसके, तो फिर उसको क्या विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे भी रजिस्टर होना पड़ेगा? जी, उसको ऐसे विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टर होना पड़ेगा। और क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो सप्लाईज जो है, ऐसे सप्लायर सप्लाईज ही डिलीवर करता है। तो लेकिन जो सर्विसेज वो हायर कर रहे हैं, जो उसको इनवाइसेस आ रही हैं, तो उसको एज ए विद होल्डिंग एजेंट, ZRK को एज ए विद होल्डिंग एजेंट अपने आप को KPRA के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। और जितनी भी उसको इनवाइसेस आती हैं, तो जो अभी हमने प्रोसीजर बताया है, उस प्रोसीजर के तहत उसको टैक्स विदहेल्ड करना पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त। जी प्लीज। सेकेंडली, इसमें फिर हम एक और इस चीज़ को बाइफरकेट कर दें कि KPRA ने कुछ सर्विसेज रेट जो हैं उनको रिड्यूस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कोविड आ गया था, तो कोविड में KPRA ने बहुत सी सर्विसेज को, फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्रीज को, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड रेट से 15% से कम करके 8% पे ले आए। इस तरह एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 15% से लेस करके उसको 5% पे ले आए। तो डिफरेंट सर्विसेज को उन्होंने रिड्यूस रेट पे किया। तो फिर जितनी भी सर्विसेज इनवाइस KPRA ने ये मेंशन किया है कि आपको जितनी भी इनवाइसेज आती हैं, अगर वो लेस रेट पे आती हैं, फॉर एग्जांपल अगर होटल की इनवाइस है और उसने 8% टैक्स इन्वॉल्व है KPRA का रिड्यूस रेट पे, तो आपने उसका 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेड करना है। तो ये चीज जबरदस्त। क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए कि सर्विसेज लाइबल टू टैक्स एट द रेट लेस देन 15%। जो KPRA का वो है कि जितने सप्लायर अगर लेस देन 15% आपको इनवाइस करते हैं, तो आपने 100% ऑफ सेल टैक्स करना है। जबरदस्त फिर जबरदस्त। फिर KPRA ने एक लास्ट जो अपना स्लैब बताया है, उसमें एक्टिव टैक्स पेयर का हुज नेम इज अपियरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जिसका स्टैंडर्ड रेट 15% होगा। अदर सर्विसेज एट स्टैंडर्ड रेट 15, तो उसका आपने जो उन्होंने इनवाइस की होगी, तो उसका 50% ऑफ सेल टैक्स विद हेल्ड करना है। तो और बाकी इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। KPRA और जितने भी हमारे प्रोविंशियल्स वो हैं, सिंपल स्लैब्स हैं। 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज आपने विदहेल्ड करना है। इसको हमने 2 to 3 स्लैब्स में, जो आप इसको पब्लिश करेंगे या आप इसको अपलोड करेंगे, तो 2 to 3 लैब्स में हमने इसको सिंप्लीफाइड करके समझा दिया अपने फाइनेंस प्रोफेशनल्स को। और KPRA में जो एग्जेम्पशंस हैं, जो एग्जीक्यूशन है इसमें, वो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए है। जबरदस्त जबरदस्त, चलते हैं, थैंक यू सो मच, ये आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड कर दिया। सिंपल है जी, जैसा उन्होंने फरमाया कि 50% आपने जो टैक्स इनवाइस आपको दी जा रही है वो आपने उसका विदहोल्ड करना है। रिड्यूस रेट के लिए उन्होंने बताया कि 100% की जो है विदहोल्डिंग है। टेलीकम्युनिकेशन की एग्जम्पशन उन्होंने बता दी है। बाकी उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, सप्लाईज, तो जाहिर है आप 1990 के अंदर जाएंगे, FBR के अंदर, लेकिन फिर भी आपने जो सर्विसेज वहां पे हायर करनी है तो आपको विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे जो है रजिस्टर होना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो KPRA आपको नोटिस जो है वो कर सकता है। बाकी उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया कि ये अवेयरनेस जो है ये बड़ी जरूरी है, जैसे उन्होंने कहा फाइनेंस के हवाले से। तो यहाँ भी हम अपनी KPRA की जो विदहोल्डिंग है उसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे यहाँ पंजाब। पे एक छोटा सा मैं पॉइंट, जी छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। जी हमने जो प्लीज। एक लास्ट में डिस्कशन की कि अदर सर्विसेज एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ 15%, तो उसका हमने 50% जो विदहेल्ड करने हैं। लेकिन ये जो क्लॉज है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट इनवाइसेज, जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे विदहोल्डिंग एजेंट, उनको जितनी भी KPRA की इनवाइसेज आती हैं, अगर वो लेस देन 15% है या इक्वल टू 15% है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसका 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेड करना है।
ओके तो ओके ये ओके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसको केपीआरए ने भी क्लियर कट अपने उसमें बता दिया है कि अगर लेस देन 15% या इक्वल टू 15% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो इनवाइस होती है केपी सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की, उसका आपने 100% सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी दौड़ करना है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम अपनी केपीआरए की विद होल्डिंग का जो चैप्टर है उसको क्लोज करेंगे। अब आप मूव करेंगे जो है वो पंजाब की तरफ। तो पंजाब का उमर साहब से अभी हम पूछते हैं कि वहाँ पे विद होल्डिंग एजेंट कौन है, रेट क्या है, और उसकी विद होल्डिंग को ये कैसे देखते हैं। तो उमर साहब पंजाब के हवाले से काइंडली बताइएगा। पंजाब के हवाले से भी पंजाब ने तो केपीआरए से भी ज़्यादा उसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। उसमें कोई उन्होंने अपने स्लैब रेट्स नहीं बताए। उन्होंने सारे जितने भी विदहोल्डिंग एजेंट हैं पंजाब के, उनके लिए उसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड कर दिया। एक तो पंजाब का सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रेट डिफाइन कर लेते हैं। जिस तरह हमने कहा कि एफबीआर का स्टैंडर्ड रेट है सप्लाईज पे 18%, केपीआरए का स्टैंडर्ड रेट ऑन सर्विसेज है 15%। इस तरह पंजाब का स्टैंडर्ड रेट जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है वो 16% है। केपीआरए से 1% ज़्यादा है। तो हर एक प्रोविंस का अपना अपना स्टैंडर्ड रेट है। तो हमें ये क्लैरिफिकेशन सबसे पहले होनी चाहिए कि एफबीआर, केपीआरए और पंजाब, इनके स्टैंडर्ड रेट्स क्या है। तो पंजाब का जो स्टैंडर्ड रेट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है वो 16% है। पंजाब ने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। उसमें यह है कि जितने भी आपको पीआरए की इनवाइसेज आती हैं ऑल सर्विसेज, उसका आपने 100% सेल टैक्स विद हेड करने। उसमें कोई ये नहीं है कि 50% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उसमें कोई और डिपार्टमेंट 1/5 है या 20% है। पंजाब ने सिंपली ये किया है कि ऑल सर्विसेज, पंजाब में जो जितनी भी सर्विस प्रोविजन है, अगर आपकी इनवाइस में उसका 100% सेल टैक्स है, 100 रुपीज़ की इनवाइस है जिसमें स्टैंडर्ड रेट 16 है, तो 116 की जो आपको इनवाइस आती है जिसमें पीआरए का टैक्स जो है 16 रुपीज़ है, तो आपने वही 16 रुपीज़ 100% विद हेड कर देंगे और गवर्नमेंट ट्रेई में डिपॉजिट कर देंगे। और उमेर ये सब के लिए, कंपनीज, इंडिविजुअल, सबके लिए 100% ही जी, है? सबके लिए 100% है। ओके ओके। तो इसके अच्छा, अंदर इसमें फिर। फिर कंपनी जो है, जी जी। एक्टिव टैक्स पेयर कंपनी जो है, उसमें फिर हमने क्लियरली इसे मेंशन भी कर दिया है कि जो अगर कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अगर आपको इनवाइस करती है तो आप उसे विदहोल्डिंग नहीं करेंगे, वो एग्जेम्प्ट है फॉर सेल टैक्स विदहोल्डिंग। कंपनी जो है आपको इनवाइस अगर 116 की कर रही है, तो हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपने उसको पेमेंट 116 की करनी है और कंपनी जो है वो खुद ही अपना 16% जो उसने टैक्स चार्ज की है वो खुद ही अपना गवर्नमेंट पे में डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट करेंगे तो तो ये नहीं हमने कि ये। ये जो हमारी साइड, जी, ठीक है, और इसमें कोई एग्जम्पशन तो नहीं है उमेर इसमें, इस लिस्ट में? इसमें भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी एग्जेम्पशन है। इसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं। तो यही एग्जेम्पशंस हैं, ये हमने अपनी स्लाइड में भी क्लियरली मेंशन कर दिया ताकि जितने भी हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल हैं जो पंजाब से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए इसमें ज़्यादा आसानी हो जाए। आसानी हो जाए, जबरदस्त। यानी कि इसको अगर हम कंक्लूड करें, आपने फरमाया कि कंपनी जो है उसकी विद होल्डिंग नहीं होगी पंजाब के अंदर। अगर वो आपको इनवाइस करती है, आपका सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है, उसकी विद होल्डिंग आप नहीं करेंगे। अदर देन कंपनी जितनी भी इनवाइसेज अगर आपको करता है, कोई इंडिविजुअल करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरफ से आती है, उसकी 100% विद होल्डिंग आपने करनी है पंजाब के अंदर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि टेलीकम्युनिकेशन, कोरियर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज और इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं वहां पे जिनको जो है एग्जाम्पशन है, यानी कि उनकी विद होल्डिंग, वेदर वो इंडिविजुअल हैं, एओपीज हैं, उनकी विद होल्डिंग आपने नहीं करनी। अगेन हमारा एम्फेसिस होगा, चूंकि दो टैक्स के कंसल्टेंट्स के साथ इस वक्त आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उसमें ये है कि अगेन जिस तरह हमने केपीआरए की डिस्कशन में भी कहा, यहाँ भी वही रूल है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर भी अगर आप सर्विसेज हायर करते हैं पंजाब के अंदर, तो फिर भी आपको विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए। जिन पार्टी से आप सर्विसेज ले रहे हैं उनकी विदहोल्डिंग प्रॉपर करें, और एज अ विदहोल्डिंग एजेंट वो सर्विसेज जो हैं आप जाके पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा कराएं। ये ना हो कि, क्योंकि अभी जो मैंने देखा है पंजाब के अंदर, एक्सपीरियंस है मेरा थोड़ा सा पिंडी इस्लामाबाद के अंदर काम करते, वो ये है कि आजकल पीआरए नोटिसेस करके आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनीज के वो मंगवा रहा है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से एनालिसिस कर रहा है कि इन्होंने सर्विसेज कितनी ली हैं।
इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, इनकी बाकी हेड्स के अंदर सर्विसेज कितनी है, उसके ऊपर वो आपको फिर नोटिस भेजता है। या इसके अलावा वो ये देख रहा होता है कि आपने सारी गुड्स ही सप्लाई की या आपने कुछ कपल्ड विद कुछ सर्विसेज भी आपकी थी। तो अगर आपने कोई सर्विसेज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिक्लेयर की हुई हैं तो उसके ऊपर वो आपसे टैक्स जरूर मांगता है। इसके अलावा वो जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो आपका हेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके ऊपर भी वो आपसे पूछता है कि ये जो सर्विसेज आपने ली थी क्या इसके ऊपर आपने विद होल्डिंग की या नहीं की। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर भी, अगर आपको एनजीओ है, गवर्नमेंट का इदारा है, तो बहरहाल आपको विद होल्डिंग टैक्स का जो एलिमेंट है इसका आपने खास ख्याल रखना है। उमेर अच्छा, ये अभी। एक चीज मैं जी इस प्लीज। चीज को थोड़ा सा और भी अपने फाइनेंस प्रोफेशन के लिए वो करूंगा। यहाँ पे मेरा भी एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जब हमें डिफरेंट काइंड्स के नोटिस इश्यू होते हैं और हमें बीआर हेयरिंग्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो भी ऑडिट रिपोर्ट्स, क्योंकि अभी मस्ट हो गया कि जब आप कंपनीज की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साथ अटैच करेंगे। तो उसमें भी उनको भी बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें सप्लाईज कौन सी थी जिसमें आपने एफबीआर को रेवेन्यू जनरेट किया, और इसमें सर्विसेज कौन सी थी। तो उसमें मेरे काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो हमें जितने भी मेरे फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट्स हैं, तो हमें स्टार्ट में ही ये बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन आ गया है कि आप साथ अटैचमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो उसमें जो आप ये मस्ट नहीं है कि उसमें आप ऑडिट रिपोर्ट साइन, ऑडिट रिपोर्ट आप जो स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट है आप वो अटैच करें। तो आपसे एफबीआर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। तो आप अगर एफबीआर की आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए जब आप अटैचमेंट करते हैं तो आप सप्लाईज और सर्विसेज, जब आप एक्सपेंस आउट करते हैं तो सप्लाईज और सर्विसेज को सेपरेट कर दें, ताकि एफबीआर को अपनी जुरिडिक्शन का पता हो और प्रोविंशियल अथॉरिटी को भी अपनी जुरिडिक्शन का पता हो। तो इसमें ये सारे टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए भी आसानी रहेगी, और एफबीआर जब आपको नोटिस इशू करता है तो उनको भी हेयरिंग करने के लिए भी आसानी होगी। जबरदस्त। तो यानी कि आप जब भी केस डिफेंड करेंगे ये आपके लिए भी आसानी है, उनके लिए भी बिल्कुल। आसानी, और प्लस ये है कि अबव ऑल सीधी सी बात है यार, अभी जो हालात इकोनॉमी के बने हुए हैं, हमें बहरहाल जो है जो भी टैक्स बनता है वो बहरहाल जो है वो जमा कराना चाहिए। चलें जी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि आईसीटी, केपीआरए और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जो सूरत हाल है विद होल्डिंग की क्या है। कुछ प्रिकॉशंस भी हमने आपको बता दी, और उसके बाद एग्जाम्पशंस और कुछ जो प्रो टिप्स मेरी और उमैर साहब की एक्सपीरियंस के अंदर थे वो भी हमने फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए भी, गवर्नमेंट इदारों के लिए भी बता दी। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोविंस है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर हम देखेंगे कि वही अगेन कि विद होल्डिंग एजेंट कौन है, रेट क्या है। उमैर साहब आपको ये भी ब्रीफ करेंगे स्टैंडर्ड रेट क्या है, एग्जाम्पशंस क्या हैं। तो इसके लिए हम जो है वो डायरेक्ट चलते हैं उमैर साहब का। उमैर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए सिंध के हवाले से। थैंक यू जी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी जिस तरह केपीआरए ने भी इसको सिंप्लीफाइड किया कुछ स्लाइड्स में, इस तरह सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी इसको कुछ स्लैब्स में स्टैंडर्डाइज किया है। सबसे पहले हम वही जिस तरह हमने पहले बात की कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिस तरह अभी पहले हम पढ़ चुके हैं। एफबीआर का सप्लाईज पे 18%, केपीआरए का 15%, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 16%, आईसीटी का 15%, और अब सिंध रेवेन्यू बोर्ड पे जो आते हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपना स्टैंडर्ड रेट थोड़ा दूसरे प्रोविंसेस से कम रखा हुआ है। उसमें 13%, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो स्टैंडर्डाइज सेल टैक्स ऑन सर्विसेज रेट है वो 13% है। फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी इसको जितना सिंप्लीफाइड कर सकते थे, क्योंकि सिंध एक बड़ा सूबा है, प्रोविंस बड़ा है। वहाँ पे इन्वाइसेस भी ज़्यादा हैं और मेन हब भी है, बिजनेस एरिया भी है पाकिस्तान का। तो उन्होंने भी इसको जितना कम स्लैब्स में इसको सिंप्लीफाइड कर सकते थे उसको किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड में भी सिंपल यही है कि जो इनवाइस अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाती है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जो इनवाइस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाती है, फॉर एग्जांपल वही हम बात करेंगे 100 रुपीज़ की इनवाइस है और उसमें सिंध रेवेन्यू का जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट पे 13 रुपीज़ है। तो अगर वो अपनी इनवाइस पे 13 रुपीज़ चार्ज करते हैं तो उसका हमने 100% सेल टैक्स विद हेड करना है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनवाइस जाती है, जिस तरह केपीआरए का है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो इनवाइस भी होगी, ऐसे गवर्नमेंट जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, जो इनवाइस भी जाएगी स्टैंडर्ड रेट और के मुताबिक उसको इनवाइस की गई 13%, तो आपने 13% का 100% सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेड करना है। फिर जो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जितने भी इदारे हैं जो रजिस्टर्ड हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ,
उसमें ये मैं अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कह रहा हूँ, ताकि हमारे फाइनेंस प्रोफेशन के इसको सिंप्लीफाई हो जाए। उसमें जितनी भी सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो इनवाइस स्टैंडर्ड रेट पे होगा, तो आपने वो जो 13 रुपीज उसने अपनी इनवाइस में सिंस सेल टैक्स एंड सर्विसेज उसमें इनकारपोरेट किया, आपने उसका 20% सेल टैक्स विथहेल्ड करना है। मीन्स 1/5। 13 रुपीज सेल टैक्स है, डिवाइडेड बाई 5, उसका 1/5, 20% ऑफ सेल टैक्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर करेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सिंपली 100% सेल टैक्स विथहेल्ड करने हैं। अगर अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो 20% ऑफ सेल टैक्स एंड सर्विसेज। इसी तरह जो अगर आपको जो है सिंध डिपार्टमेंट ने भी कुछ जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज रेट्स हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया था ड्यूरिंग कोविड, और कोविड के अलावा भी कुछ ऐसे हालात आ गए थे जिसमें कुछ सर्विसेज ऐसी थी जिसमें उनका स्टैंडर्ड रेट जो है 13% से रिड्यूस किया गया था। तो उसमें भी यही है कि जितनी भी सर्विसेज अगर 13% से कम प्रोवाइड की गई जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल 10% है, 8% है, 5% है, तो आपने उसका 100% सेल टैक्स एड करना है। बजाय ये कि इससे पहले हमने इसको जो डिफाइन किया है कि जितनी भी सर्विसेज हैं अगर स्टैंडर्ड रेट पे आएंगी 13% तो 20% ऑफ सेल टैक्स, और अगर स्टैंडर्ड रेट से कम होंगी तो 100% ऑफ सेल टैक्स। तो ये दो चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन जो है नहीं होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया है कि अगर स्टैंडर्ड रेट पे इनवाइस तो 20% ऑफ सेल टैक्स, अगर स्टैंडर्ड रेट से कम है तो 100% ऑफ सेल टैक्स। तो ये दो चीजें और अगर गवर्नमेंट इदारों को जा रही है तो फिर भी 100% तो होगी। 100% सेल टैक्स। ये तो तीन चीजें जो हैं, इसमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे फाइनेंस प्रोफेशन को किसी चीज में भी मुश्किल नहीं होगा। जबरदस्त। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ इन्होंने सप्लायर ऐसे डिफाइन किए हैं कि मतलब जो हमने अभी पहले इससे पहले इंक्लूडिंग टैक्स का एक फार्मूला आपने भी बताया और मैंने भी अपने को बताया, ऑडियंस को बताया कि जी इंक्लूडिंग अगर कोई ऐसी इनवाइस वियर सेल टैक्स इज नॉट शोन इन इनवाइस, अगर 100 रुपीज की इनवाइस है जिसमें सेल टैक्स शो नहीं किया गया, तो आपने वही इंक्लूडिंग टैक्स से फार्मूले से उसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 113 इंक्लूडिंग टैक्स का फार्मूला लगाएं और उसका 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेड। फिर वही बात, इस चीज में कंसेप्ट क्या करें, ऐसी इनवाइस जिसमें का सेल टैक्स ऑन सर्विसेज डिफाइन नहीं हुआ और आपको 100 रुपीज की इनवाइस आ गई है, तो आप हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल अक्सर परेशान होते हैं कि आप इसका क्या करें। तो आपने इंक्लूडिंग टैक्स का फार्मूला उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, जो आपका टैक्स आता है इंक्लूडिंग टैक्स से, तो आपने उसका 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद करना है। जबरदस्त फिर जबरदस्त, चलिए। जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। लास्ट लास्ट इसके स्लैब पे हम आते हैं, ऑल सप्लायर्स। इसमें कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिसमें इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन है, कैरेज ऑफ गुड्स है, रोड एडवर्टाइजिंग एजेंट्स हैं, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है और ऑक्शनियर हैं। ये जो कुछ सप्लायर्स हैं ये अगर आपको स्टैंडर्ड रेट पे करते हैं या रिड्यूस रेट पे करते हैं, तो इसका भी आपने वही 100% ऑफ सेल टैक्स विद करना है। जबरदस्त। तो कंसेप्चुअल जो है हमारे सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये 4 to 5 स्लैब्स जो हैं, नंबर 1 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनवाइस जाएगी तो आपने 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेड करना है। इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट को जाती है जिसमें स्टैंडर्ड रेट यूज किया हुआ है इनवाइस पे, तो आपने 20% ऑफ सेल टैक्स विद हेड करना है। अगर रिड्यूस रेट पे इनवाइस है आपको अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आपने 100% ऑफ सेल टैक्स विद हेड करना है। अगर किसी इनवाइस में टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, किसी इनवाइस में टैक्स इन्वॉल्व नहीं है और उन्होंने आपको 100 रुपीज की इनवाइस कर दी है, तो आपने इंक्लूडिंग टैक्स के फार्मूले से कैलकुलेशन करके उसका 100% ऑफ सेल टैक्स जो होता है कैलकुलेशन में आता है, आपने वो भी हेड करना है। फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने कुछ एग्जेम्पशन भी दिए हैं, जिस तरह पंजाब रेवेन्यू केपीआरए ने भी कुछ एग्जेम्पशन, तो सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे एग्जेम्पशन है, इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, और पोर्ट ऑपरेटर पे जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। इस तरह एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है ये एग्जेम्प्ट हैं, टर्मिनल ऑपरेटर जो है ये एग्जेम्प्ट हैं, और एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो ये हमने क्लियरली अपने स्लैब में मेंशन कर दिया है कि जो सर्विसेज हमें एग्जेम्प्ट है, तो वो हमने इसमें मेंशन कर दिया। जबरदस्त, चलें इस पे मैं अब ब्रीफ नहीं करूंगा, वो आपने माशाल्लाह खुद ही ब्रीफ कर दिया। अब हमारे पास जो लास्ट प्रोविंस बचा है वो है बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो उमर साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके स्टैंडर्ड रेट्स और एग्जाम्पशंस और क्या रूल्स हैं। तो काइंडली सर कंटिन्यू कीजिएगा बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, हम पहले वही स्टैंडर्ड रेट को डिफाइन करेंगे, जिस तरह एफबीआर का 18%, केपीआरए का 15%,
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 16%, इस तरह आईसीटी का 15% है, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो सबसे रिड्यूस रेट है स्टैंडर्ड 13%, और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपना जो स्टैंडर्ड रेट केपीआरए से मिलता जुलता उन्होंने रखा 15%। स्टैंडर्ड रेट जो है, फिर एक दफा मैं इसको डिफाइन करूंगा कि बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 15% सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पे है। फिर बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी कुछ स्लैब्स में इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से इसको मेंशन कर दिया कि जितनी भी इनवाइसेस अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं और गवर्नमेंट विद होल्डिंग एजेंट हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बलूचिस्तान में जो हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल भाई बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि जो भी इनवाइस उनको आती है तो उसमें अगर बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, तो आपने उसका 100% सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेल्ड करना है। फिर सेकंड चीज़ यही है कि अदर सर्विसेज एट स्टैंडर्ड रेट, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा किसी इदारे को या किसी डिपार्टमेंट को इनवाइस होती है जिसमें बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का स्टैंडर्ड रेट 15% है, तो आपने 20% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, मतलब 15 रुपीज का 20%, 1/5 जो पहले 1/10 सॉरी 1/5 जो 20% ऑफ सेल टैक्स जो है, 1/5 जो है वो आपने विथहेल्ड करना है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। इसके अलावा जितनी भी अनरजिस्टर्ड मींस बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी से जितने भी अनरजिस्टर्ड इनवाइसेज आती हैं आपको, तो आपने वही उसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, या किसी इनवाइस में आपको सेल टैक्स नहीं मेंशन हुआ होता, वही इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 115, इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ फार्मूला कैलकुलेट करें, और जितना भी सेल टैक्स रिडक्शन एट सोर्स आपके पास आता है तो उसको 100% ऑफ सेल टैक्स आपने मेंशन करना है। सेम इसकी भी वही चीज़ें हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग सर्विस इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन कैरिज है, रोड एडवर्टाइजिंग एजेंट्स हैं, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है, और ऑक्शनियर है, तो इसमें भी आपको जो इनवाइस आती है उसका 100% सेल टैक्स भी नहीं करना है। तो जबरदस्त। ये भी सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ ही बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का भी मिलता जुलता है। कोई स्लैब रेट्स में डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट में डिफरेंस है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का 13% अभी हमने डिफाइन किया, और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का 15% है। और बाकी आप कह रहे हैं कि सेम रूल्स एग्जाम ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। रूल्स सेम है, रूल्स सेम है, रूल्स सेम चलिए। है, रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। और सिर्फ स्टैंडर्ड रेट में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड रेट में। अब एग्जेम्पशंस की तरफ चले जाते हैं। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से जो एग्जेम्पशंस हैं सेल टैक्स विद होल्डिंग में, वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, पोर्ट ऑपरेटर्स हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, और एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज हैं। चले, तो जबरदस्त। इसमें जो मतलब रूल्स जो हैं वो इस वजह से भी सेम है, क्योंकि वहाँ पे भी पोर्ट है, आपका सीने पोर्ट है। बलूचिस्तान में आपका गवादर साइड आ जाता है, वहाँ पे भी पोर्ट है, तो तकरीबन आपका जो है रूल्स सेम है। एसआरबी और बीआरए के स्टैंडर्ड रेट में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड रेट में डिफरेंस है। चलें, उमैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम टाइम के अंदर बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया। डॉक्यूमेंट आपका मेरे पास इंशाल्लाह पहुंच चुका है, वो जब भी मैं एडिटिंग बोर्ड में जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी हम जो आपने वन पेजर दिया है वो पेजर भी इंशाल्लाह हम इसका साबित करेंगे। साथ में नाजरीन, मैं आपको इंशाल्लाह जितने भी उमैर साहब ने जहाँ से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, वो रेलेवेंट लॉज के जो लिंक्स हैं वो ज़ाहिर है उनकी अथॉरिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उस पर पड़े हुए हैं, वो भी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। अगर कोई बंदा जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहता है, वो केवल रूल्स का 7 पेज 10 पेज का वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, और फिर जाहिर है वो लिखा हुआ भी बड़ी कम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज में। ये वैर साहब ने बड़ी मेहनत करके उसमें से आपको क्रक्स निकाल के जो है वो दिया, ताकि कम वक्त में वो जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंस में बैठे हुए लोग हैं, उनकी आसानी के लिए। अदरवाइज तो जाहिर है 10 पेज 15 पेज का वो एक कम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें सही जो है वो हाई लेवल की स्पेगेटी बनी होती है, ज़ाहिर है वो हमें पढ़ते हुए तकलीफ होती है, तो आम बंदे को काफ़ी मसला होता है। इसी परेशानी की पेश नज़र आज मैंने इनका वक्त लिया। इन्होंने ऑल द वे हमें केपीके से ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और फ्री के अंदर आपको ये जो देखें, इनके 8-10 साल की जी प्रैक्टिस है, मुझे 5-6 साल से मार्केट के अंदर काम करते हुए हो चुके हैं। तो ये जो इतने रगड़े के बाद हमने आपके लिए जो अर्करेजी करके ये सारी समरीज निकाली हैं, यकीनन इससे आपको फायदा होगा। मैं वंस अगेन उमर भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा।
और जी हो इंशाल्लाह जो सकता है है। केपीके के हवाले से खासकर सर्विस के ऊपर आप चूंकि इनसाइडर हैं, वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, तो हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह बजट के हवाले से भी और जो चेंजेस आती रहती हैं केपीके लॉ के अंदर, उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो आपको इनवाइट जो है करते रहेंगे। तो आपने जो है अच्छा। हमारे लिए टाइम निकालना है लाजमी। अच्छा। तो चले हम यहाँ थैंक पे यू। इंशाल्लाह जो है वो इंशाल्लाह। कंक्लूड करते हैं अपनी थैंक यू। जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पे हम अपनी पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। और अगली किसी इंशाल्लाह किसी लीगल बहस में जो है आपको जो है हम नजर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक हमें जरूर इजाजत जरूर। दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।